जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और ध्रुव बैच की जो हमारी क्लास थी, कल हम लोगों ने कार्यपालिका पे चर्चा कर लिया था। आज उससे संबंधित दो चार प्रश्नों को और देखेंगे, फिर स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक आध दो प्रश्नों को देख लेंगे और इसी के साथ ही टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए, अगर कल के क्लास में या पिछले कुछ क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके बताएं इसको। बिना देरी किए पहले प्रश्न पे चलते हैं। और ये 2019 में ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस ने पूछा था, लेकिन जहाँ से मैंने प्रश्न उठाया था, बेसिकली जो मॉडल उत्तर लिखते हैं वो बहुत ही बेकार टाइप का मॉडल उत्तर लिखते हैं। ठीक है, और 200 शब्दों में प्रश्न था, 12 अंकों में 2019 का। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो ये प्रश्न था एक, तो ये कि भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2019 में चुनाव हुए थे और 2019 के चुनाव में मतलब लोकसभा के चुनाव थे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री के नाम पे मैंडेट मिला था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ दिया था, डिस्क्राइब द इमर्जिंग रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। ठीक है, और उसके पूर्व के वर्षों में जैसा कि हम लोग याद है कि 10 वर्षों में जो खिचड़ी की सरकार थी, तो जाहिर सी बात वहां पे प्रधानमंत्री को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी की अभी मिलती है। ठीक है, किसी पार्टी के अध्यक्ष के सामने क्या उनकी स्थिति थी, इसके बारे में सारे मीडिया वगैरह में रिपोर्ट आते रहते थे। तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भूमिका का वर्णन कीजिए और प्रधानमंत्री की भूमिका। ठीक है, तो इसमें भूमिका में क्या लिखाएगा, इसमें भी ठीक है भूमिका हो जाएगा एक तो। अब देखिए, जब भी प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रश्न है या प्रधानमंत्री की चर्चा हो तो अनुच्छेद 74 मत भूलिएगा, अनुच्छेद 75 मत भूलिएगा। ठीक है, 74 और 75 तो आपको याद रखना ही चाहिए। दूसरा चीज ये है कि इसमें भी भारत में प्रधानमंत्री की बात कर रहा है तो एक संसदीय प्रणाली फिर से इसमें आ जाएगा। ठीक है, संसदीय प्रणाली इसमें फिर आ जाएगा। भूमिका में ये दो तीन चीजें आप जरूर यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, दो तीन चीजें ऐड करेंगे और फिर बताएंगे कि एक तो इसका भूमिका आप लिख सकते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली के तहत अनुच्छेद 74, भारत में संसदीय प्रणाली के तहत नाम मात्र कार्यपालिका है, या ऐसे आप लिख सकते हैं इसको कि भारत में संसदीय प्रणाली के तहत अनुच्छेद 74 या प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 75 बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो या ये भूमिका में या तो आप ये बता सकते हैं ऐसे सीधे डायरेक्ट कि भारत में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है जिसके तहत अनुच्छेद 74 यह स्थापित करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 के अनुसार इसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये राष्ट्रपति करेगा। ठीक, एक ऐसी भूमिका लिख सकते हैं। दूसरी भूमिका में बता सकते हैं कार्यपालिका का। ठीक है, जो कार्यपालिका है वास्तविक कौन है और अवास्तविक कौन है, या डायरेक्ट कौन देख रहा है। तो कार्यपालिका में वास्तविक तौर पे कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, और सारी कार्यवाही किसके नाम से होती हैं, राष्ट्रपति की। ठीक है, तो इस चीज को आप भूमिका में बता सकते हैं कि भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली की बात करता है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका का नामात्र की कार्यपालिका के तौर पर राष्ट्रपति और वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री एंजॉय करता है। ठीक है, ऐसे में निम्नलिखित बिंदु प्रधानमंत्री की भूमिका को महत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो भूमिका ये हो जाएगा आपका, भूमिका यहाँ पे समाप्त। ठीक, दो तीन चीजें याद रखनी है जब भी प्रधानमंत्री का जिक्र आए तो अनुच्छेद 74 और 75, और भारत और प्रधानमंत्री की बात करें तो संसदीय प्रणाली। इसको अगर आप लिख देंगे तो आपकी भूमिका यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है कि मुख्य भाग में इसमें क्या लिखाएगा, क्योंकि असली चैलेंज तो ये है। ठीक है, मुख्य भाग में क्या लिखाएगा, असली चैलेंज ये है। ठीक है, तो एक तो चीज है कि भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका, तो एक चीज इसमें आप ये कर सकते हैं कि नेहरू जी के शासनकाल से शुरू किया जाए। ठीक है, और पूरा जो है अब तक प्रधानमंत्री कैसे कैसे रहे उसके आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या था, शुरुआती दौर था। फिर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ठीक है, उसके बाद फिर राजीव गांधी जी का दौर आता है। ठीक है, छोटे बीच में इधर उधर रहते हैं, फिर राजीव गांधी जी का दौर आता है, उसके बाद खिचड़ी सरकारों का दौर शुरू होता है। ठीक है, और विभिन्न प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर इसी में एक अटल जी प्रमुख तौर पर स्थान पाते हैं। ठीक है, अटल जी के बाद फिर मनमोहन सिंह जी प्रमुख तौर पे हैं। मतलब इस बीच में कई सारे प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह वगैरह लोग बने हैं, लेकिन
मनमोहन सिंह प्रमुख तौर पर स्थान पाते हैं। और ये इस प्रश्न के पूछने का कारण यही था कि मनमोहन सिंह जी के बाद जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका का आपको वर्णन करना था। ठीक है, तो एक तो चीज ये कि आप ऐसे करें तुलना, जो कि मेरे हिसाब से बेवकूफी होगी, इसलिए क्योंकि आपको इतने सारी चीजें याद नहीं रहेंगी, और ना ही आप इस प्रश्न को तैयार करके गए, ना ही ऐसा सौभाग्य रहेगा कि आप प्रश्न तैयार के गए वो पूछ दे तो वाही वाह। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसको कैसे बताएंगे। तो प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका है, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। ठीक है, तो मुख्य भाग में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका हेडिंग डालेंगे। ठीक है, पीएम की उभरती, ये मैं आपको पीएम लिखने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ प्रधानमंत्री लिखिएगा। ठीक है, अमूमन लोग क्या करते हैं, हिंदी वाले जो लोग लिखते हैं, इंग्लिश वाले तो लिखेंगे तो ठीक है, रोल इमर्जिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले लिख रहे हैं पीएम लिख सकते हैं वो, लेकिन इंग्लिश वाले लिख रहे हैं तो इसको या तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पी एम। ठीक है, इसे मैंने प्रधानमंत्री लिख लिया, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो पीएम की उभरती भूमिका, और दूसरे से बिंदु पारने के बाद ऐसे एक तीर लगा देना है। ठीक है, अब क्या है प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका, तो पहला क्या है कि संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली से इसको अपने भूमिका में जोड़ दिया। अब बताएंगे आप कि बहुमत प्राप्त दल का शासन, बहुमत प्राप्त दल का नेता, प्राप्त दल का नेता। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का नेता। दूसरा क्या है इसमें, यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ पे क्या है, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, और मंत्रिपरिषद का भी गठन कौन करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, अनुच्छेद 75 क्या बोलता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, मंत्रिपरिषद के गठन में प्रमुख भूमिका। ठीक है, प्रमुख भूमिका। अब बात यह आती है कि मंत्रिपरिषद के गठन में प्रमुख भूमिका राष्ट्र प्रधानमंत्री की कैसे आ जाती है, कि दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको ऐसे लिखना संभव नहीं क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा। एक तो बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री की इनकेस प्रधानमंत्री अगर रिजाइन कर देता है, अगर कोई मंत्री रिजाइन करता है तो वो केवल मंत्री का रिजिग्नेशन होता है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री रिजाइन करेगा या मुख्यमंत्री कोई रिजाइन करेगा तो क्या होगा, पूरी मंत्रिपरिषद का ही लोप हो जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या है कि अगर कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री की बात से सहमत नहीं है तो उसको मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किससे निहित है, प्रधानमंत्री में। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर इसमें आ जाता है कि वो किस चीज से उसकी निर्णय लेने में भूमिका क्या रहेगी। क्यों, क्योंकि एक तरह से अभी हम लोग उसको आगे चर्चा करेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो एक तो क्या है, बहुमत प्राप्त दल का नेता है, मंत्रिपरिषद के गठन में इसकी प्रमुख भूमिका रहती है। दूसरा, कार्य संचालन। ठीक है, अनुच्छेद 77 है शायद। ठीक है, अनुच्छेद 77 की सभी कार्यवाहियां कौन करेगा, राष्ट्रपति के नाम से होंगी, लेकिन राष्ट्रपति इसको अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराएगा और उचित कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा मंत्रियों के बीच। तो कार्य संचालन जो भी होगा, जो भी कार्य संचालन होगा, ठीक है, ये कार्य संचालन लिखिए, कार्यों का बंटवारा। ठीक है, कार्यों का बंटवारा, कार्य का बंटवारा कौन करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति। ठीक है, कार्य बंटवारा में भी महत्वपूर्ण ऐसे लिख सकते हैं, या राय महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए बाध्य है, मंत्रिपरिषद की बेसिकली बात मानने के लिए बाध्य है। फिर क्या है, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर कोई मंत्री इसमें सहमत नहीं होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मंत्री परिषद की परिस्थिति यानी कि जो स्टेटस है पीएम में निहित। ठीक है, पीएम में निहित इसमें दो ठो तिरवा निकालेंगे, एक तो तिरवा ऊपर जाएगा, एक तो तिरवा नीचे। ऊपर तिरवा हम क्या लिखेंगे कि असमय मृत्यु होने त्यागपत्र की दशा में मंत्रिमंडल का लोग। ठीक, और नीचे वाले तिरवा हम क्या लिखेंगे, मंत्री किसी सदस्य द्वारा असहमत होने की दशा में उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, ये दो चीज लिखेंगे, मंत्रिपरिषद की प्रस्तुति पीएम में निहित। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पे, और क्या क्या बिंदु हो सकते हैं इसमें। तो एक तो ये, दूसरा चीज क्या है कि जो चुनाव के माध्यम से चुन के आता है ये प्रधानमंत्री, तो जो नीति का निर्धारण है,
ठीक है। तो नीति निर्धारण में प्रमुख भूमिका, ठीक है, नीति निर्धारण में प्रमुख भूमिका, ठीक है, प्रमुख भूमिका, ठीक है। और कैसे? कैबिनेट बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता, जो भी कैबिनेट बैठती है उसकी अध्यक्षता ये करता है, ठीक है। कोई कैबिनेट समिति है, अगर उसमें प्रधानमंत्री है तो जाहिर सी बात है उसका अध्यक्ष स्वयं वो हो जाता है, ठीक है। तो नीति निर्धारण में इसकी क्या हो जाती है भूमिका, ये करता है, ठीक है। प्रमुख संस्थानों, प्रमुख संस्थानों, ठीक है, संवैधानिक पदों, एक आध दो एग्जाम्पल इसमें लिखिएगा। संवैधानिक पदों, सांविधिक निकायों, ठीक है, सांविधिक निकायों, सांविधिक निकायों, ठीक है, में नियुक्ति, में नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री की भूमिका, ठीक है, प्रधानमंत्री की भूमिका। अब बात आती है ये वर्तमान समय में उभरती हुई कैसे प्रतीत हो रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री की भूमिका आपने बता दिया। अच्छा, जो हम लोगों ने हेडिंग लिखा था वहां पे उभरती भूमिका लिखा था, प्रधानमंत्री की भूमिका वहां लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे सब हेडिंग डालिएगा, उभरती भूमिका, ठीक है, उभरती भूमिका, ठीक। और यहाँ पे लिखिएगा उभरती भूमिका। फिर यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो प्रधानमंत्री की भूमिका है वो कैसे वर्तमान वर्तमान प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से पता चलता है कि वर्तमान में जो भारतीय प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली से प्रधानमंत्री वाली प्रणाली, ठीक है, प्रधानमंत्री वाली प्रणाली, प्रधानमंत्री प्रणाली, प्रधानमंत्री सिस्टम की तरफ मूव हो चला है, या सिस्टम की तरफ झुकाव, की तरफ झुकाव, ठीक है। कैसे? आप देखिएगा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका महत्व हो जा रही है, महत्वपूर्ण हो जा रही है। सांसद का हम लोग चुनाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सांसद के चुनाव की जगह किसको चुनाव कर रहे हैं हम लोग? पीएम का चुनाव। लोग वोट किसके लिए दे रहे हैं? पीएम के लिए। जबकि प्रावधान क्या था कि बहुमत प्राप्त दल का नेता पीएम बनेगा, ठीक है। और बहुमत प्राप्त दल कौन होगा? वो जो भी लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त होगी। अब बात यह है कि आप जब वोट देने जा रहे हैं तो किसको ध्यान में रख रहे हैं? पीएम को कि सांसद को, कि हमारा प्रत्याशी कौन है, ठीक है। तो यानी कि प्रत्याशी की जगह प्रधानमंत्री यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जा रहा है। दूसरा क्या है कि आप देखेंगे कि सुधारों में, ठीक है, सुधार जो भी हुए सुधारों में महत्वपूर्ण, यानी कि सुधारवादी नेता की छवि, सुधारवादी नेता की छवि, सुधारवादी नेता की छवि कैसे? जितने भी प्रमुख प्रमुख सुधार हैं, चाहे वो जीएसटी सुधार की बात हो, जीएसटी सुधार, ठीक है, नोटबंदी, जनता को इतनी परेशानी हुई इसके बावजूद भी लोग फिर से दोबारा सत्ता में गए, ठीक है। तो एक छवि गढ़ दी गई प्रधानमंत्री की कि प्रधानमंत्री बहुत ही सुधारवादी नेता के तौर पर सबका साथ सबका विकास लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। तो सुधारवादी नेता की छवि आ जा रही है उभरती भूमिका में, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं इसमें नेतृत्वकारी भूमिका, ठीक है, नेतृत्वकारी, नेतृत्वकारी भूमिका में क्या बोल दे रहा है? सब्सिडी गिव अप करिए, तो 12 लाख लोग सब्सिडी गिव अप कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि झाड़ू लेकर निकल जाइए, ठीक है। 2 अक्टूबर 2014 को झाड़ू लेकर निकले थे, ठीक है। तो स्वच्छता अभियान का जिक्र कर सकते हैं, स्वच्छता अभियान, ठीक है। गिव अप, गिव अप सब्सिडी, गिव अप सब्सिडी, ठीक है। फिट फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, खेलो इंडिया, ठीक है, फिट इंडिया, योगा डे, ठीक है। ये सब सेलिब्रेशन बना दिया गया, ठीक है। जबकि इसके पहले इन सबकी चर्चा ही नहीं होती थी, प्रधानमंत्री को इन सबसे क्या मतलब। लेकिन अब देखिए, ठीक है, 2014 के पहले ये स्थिति थी कि प्रधानमंत्री द्वारा पारित जो प्रधानमंत्री कह रहा हूँ कैबिनेट द्वारा पारित कोई विधेयक किसी मतलब किसी पार्टी का जो उपाध्यक्ष है उसकी इतनी हैसियत थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो विधेयक फाड़ दे रहा है, ठीक है। आप ये सोच सकते हैं प्रधानमंत्री की परिस्थिति कैसे कमजोर हुई थी। लेकिन आप देखेंगे कि 2014 के बाद भूमिका में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, ठीक है, उभरती भूमिका, तो नेतृत्वकारी भूमिका, ठीक है। अच्छा, विदेशों में भी ऐसा नहीं कि केवल देशों में भी, विदेशों में भी प्रधानमंत्री की भूमिका बढ़ी है, ठीक है। एक आध दो सम्मान बताएंगे कि कहाँ कहाँ से सम्मान मिला, रूस का सम्मान मिला, ठीक है, भूटान से सम्मान मिला, ऐसे यूएई से सम्मान मिला। तो 2-4 सम्मान भी बताएंगे कि विदेशों में भी ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही उभर रही है बल्कि विदेशों में भी उभर रही है। दूसरा क्या है? वैश्विक नेता की छवि के बाद आप बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है नवीन, जो नवीनता है, जैसे
सबका साथ सबका विकास, ठीक है। एक तो सबको साथ लेकर चलना, ठीक है, सबको साथ लेकर के चलना। दूसरा, नवाचारी नवाचारी जैसे योजना आयोग को खत्म कर देना, ठीक है। नवाचारी एवं सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, ठीक है, सहकारी संघवाद। आप सोचिए जीएसटी जैसी व्यवस्था, यहाँ सहकारी संघवाद लिखा है मैंने, समझ में आ रहा होगा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, सहकारी संघवाद, ठीक है। तो जो जब हम बात करते हैं सहकारी संघवाद की, तो आप देखेंगे कि इसके पहले तक जब योजना आयोग था, तो ऊपर से योजनाएं बनती थी, नीचे को पैसा दे दिया जाता है, भैया इसको इम्प्लीमेंट करो। अब योजना आयोग नीति आयोग क्या कर रहा है, नीचे से योजनाएं ले आ रहा है कि आप नीचे से बताओ आपको क्या जरूरत है, उस हिसाब से। बल्कि योजनागत और गैर योजनागत जो व्यय थे, इनको समाप्त कर दिया गया। तो ये सब चीजें आप उभरती भूमिका में बता सकते हैं, ठीक है, उभरती भूमिका में बता सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन इसमें लिख सकते हैं, एक तो ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री की भूमिका भले उभर रही है, ठीक है। ऐसे में एक तो तानाशाही से इसको जोड़ सकते हैं कि ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह बन जाए, ठीक है। एक एक एंगल ये बनता है कि तानाशाह बन जाए, लेकिन ऐसा लिखना, जो लिखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। तो बताएंगे कि इसमें तानाशाही की प्रवृत्ति की ओर ये बढ़ सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में पर्याप्त चेक एंड बैलेंस भी है। लेकिन मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि नेगेटिव भूमिका लिखिए, ठीक है। नेगेटिव भूमिका से क्या होता है ना कि जो सामने वाला परीक्षक रहता है, आप तो उसके सामने है ना इसको समझाने के लिए, तो परीक्षक को लगेगा यार ये व्यक्ति बहुत नकारात्मक है, ठीक है। प्रश्न पूछा है कि उभरती भूमिका पे वर्णन कीजिए, और ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी उभर गई है कि जो है तानाशाह बन सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको लगेगा कि नहीं ठीक है, तब इसको जो है वो करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये नकारात्मक जो है इससे बचना रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप बताएंगे इसमें, ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका, तो इसमें लिखेंगे कि निष्कर्षता, ठीक है, या समग्रता, ठीक है, निष्कर्षता या समग्रता, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री जो है वो क्या करता है, इंजन का चालक होता है, मतलब जो प्रणाली है इसका पूरा निर्देशन करता है, ठीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। बस इतनी से ही आपको बताना है कि निष्कर्षता जो संसदीय प्रणाली है उसमें नाममात्र की, हाँ यहाँ पे नाममात्र उसकी कार्यपालिका से जोड़ सकते हैं। निष्कर्षता संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर प्रधानमंत्री महत्ता पाता है, ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार उभरती भूमिका का निष्कर्ष यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा निष्कर्ष कंक्लूड कर देना रहता है, ठीक है, ताकि उस परीक्षक को भी लगे कि हाँ हो रहा है। जैसे होता क्या, निष्कर्ष लिखना क्यों जरूरी है, जैसे एक बार प्रश्न आया था कि सर हर पन्ने पे, हर प्रश्न पे निष्कर्ष लिखना जरूरी है क्या। तो बात ये, जैसे मान लीजिए ये पन्ना है, ठीक है, और इस पन्ने में आपने उत्तर लिखते लिखते आप यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक आ गए, ठीक है, ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे लिखा। अब परीक्षक पन्ना पलटेगा, उसको लगेगा यार कुछ मिल रहा है और कुछ मिलेगा पढ़ने, आपने बहुत अच्छा उत्तर लिखा, अचानक उसको लगता है यार ये तो स्टॉप कर दिया। तो निष्कर्ष बताना होता है कि देखो भैया अब जो हम अपना उत्तर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, तो परीक्षक को लगता है और ठीक ठीक है, यानी कि हमको इतने के आधार पर मूल्यांकन करना है, ठीक है। अगला अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में यथा उल्लिखित राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों को स्पष्ट करें, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करूंगा, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो लिखित है वही बात करनी है, यथा उल्लिखित राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध है, ठीक है, इसको स्पष्ट करना है। तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ध्यान देंगे कि आपकी जो सीमा है वो कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सीमित रहेगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा दिया गया है वो उसी पर निर्भर करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है। अब बात ये है कि इसमें फिर से आपको देखिए, अब इसमें बात कर रहा है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, आपको भले अनुच्छेदवा याद हो गया होगा, लेकिन इस अनुच्छेदवा को अगर आप भूमिका में ही लिख देंगे तो फिर आगे क्या चीज बनाएंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद का प्रयोग बाद में करना है, ठीक है। अब भारतीय संविधान में, देखिए इसमें फिर क्या क्या पॉइंट जुट रहा है, फिर इसमें संसदीय प्रणाली, ठीक है, फिर इसमें संसदीय प्रणाली आ जाएगी, संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली का जिक्र करेंगे और भूमिका में क्या बताएंगे, ठीक है। अब भूमिका
अब इतना बार ये सब प्रश्न हो चुका है, तो अब भूमिका आप लोग आसानी से इस पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान देश में संसदीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था करता है, प्रणाली की व्यवस्था करता है, जिसके तहत कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। सॉरी, इसमें आप एक तो संसदीय प्रणाली का जिक्र करेंगे, दूसरा राष्ट्रपति का जिक्र करेंगे, ठीक है, और तीसरा पीएम के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, पीएम के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। इसकी जिक्र आपको भूमिका में करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान देश में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है, जिसके तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक है, औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, ठीक है। इस चीज को बताएंगे क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का संबंध पूछा है। भूमिका में इतना स्पष्ट करने के बाद आपकी भूमिका यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा ये है, अब मुख्य भाग में क्या आएगा, इसका मुख्य भाग थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाएगा, ठीक है, मुख्य भाग थोड़ा सा फैक्चुअल होगा, ठीक है। तो मुख्य भाग में आप क्या लिखेंगे, तो एक तो ये बताएंगे राष्ट्रपति की बात कर रहा है प्रधानमंत्री की, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है, और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, सॉरी, राष्ट्रपति की बात कर रहा है और मंत्रिपरिषद की, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है, अब ये नहीं बताने लगेंगे कि अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, अनुच्छेद 53, हाँ अनुच्छेद 53 का यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53 क्या होता है, तो आर्टिकल 53 बोलता है, यहाँ पे लिखेंगे मुख्य भाग में पहला बिंदु, इसे तो तीर बनाएंगे, ठीक है, बोला नहीं पा रहा है, इसमें तीर बनाना है, और तीर बना क्या लिखेंगे कि अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने करेगा और अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अच्छा, एक चीज ये है, राष्ट्रपति का पद भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इस पे भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि क्या, जैसे इस बुक में एक प्रश्न ऐसा दिया था, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप लोग इस चीज को ऐड कर दीजिएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ वो प्रश्न क्या था। हाँ, ये था, चौथा प्रश्न था कि भारत में राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है, ऐसे में इस पद को बनाए रखना कितना प्रासंगिक है, ठीक है। तो आप जब इस प्रश्न की चर्चा करेंगे तो एक चीज ध्यान देंगे कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका से भी जुड़ा रखता है, ठीक है, न्यायपालिका से भी जुड़ा रखता है, ठीक है, और विधायिका से भी जुड़ा रखता है, ठीक है। विधायिका जो होती है, संसद, संसद तभी बनेगी, संसद में कौन कौन शामिल होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, हटाएगा कौन अंतिम में, राष्ट्रपति। कार्यपालिका तो राष्ट्रपति ही है, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। तो इसमें अंतिम में आप जिक्र करेंगे इस चीज को, इसमें इस चीज को नहीं ऊपर नहीं लिखा गया है, ठीक है, हाँ इसमें इस चीज को नहीं लिखा गया, तो इस चीज को आप वहाँ पे बताएंगे, ये वैल्यू एडिशन था, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 का जिक्र करेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में तो निहित होगी, लेकिन अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है, तो यहाँ से इसको कनेक्टिंग लाइन से जोड़ना। अच्छा देखिए, जब भी ऐसा स्टेटमेंट लिखें और एक ठो तीर बनाने के बाद दूसरा तीर बनाए, ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन कल हम लोगों ने बोला था कि अनुच्छेद 53 को अकेले नहीं पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है, 74 के साथ पढ़ना है, और अनुच्छेद 74 क्या बोलता है कि इसी कनेक्टिंग लाइन में लिखेंगे, इसी क्रम में अनुच्छेद 14 का प्रावधान, अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 क्या प्रावधान करता है, इसी क्रम में अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए हमेशा एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, इस चीज को बता देंगे, ठीक है, अनुच्छेद 74, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह पे कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करेगा, सलाह पर कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति जो भी अपने कार्य करेगा विवेकाधिकार, अच्छा यहाँ पे एक टर्म ऐड कर देना, राष्ट्रपति विवेकाधीन परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, ठीक है। फिर बताएंगे, अच्छा अब क्या ऐसा है
कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करे और पुनर्विचार की अपेक्षा कर पाए या नहीं। ठीक है, तो एक प्रावधान ये भी था, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि आर्टिकल संविधान संशोधन अधिनियम 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो क्या बोलता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मंत्रिपरिषद से अच्छा, यहाँ मंत्रिमंडल नहीं लिखना है, कई लोग क्या करते हैं यहाँ मंत्रिपरिषद दिया मंत्रिमंडल लिख दिए, अलग अलग चीजें। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा, सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा, परंतु 24वें संविधान संशोधन द्वारा, या ऐसे लिख दीजिएगा, परंतु पुनर्विचार पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए वो बाध्य होगा, और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, 24 सीसी संविधान संशोधन। ठीक है, ये चीजें लिख देंगे तो थोड़ा सा आपके उत्तर पे वट पड़ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है और भी कुछ प्रावधान है। ठीक है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो मंत्री रहेंगे, ये मंत्री ठीक है, ब्रैकेट में मंत्रिपरिषद लिख देते हैं, सॉरी मंत्रिपरिषद नहीं मंत्री ही लिखते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, प्रसाद पर्यंत ब्रैकेट में लिख देंगे, अन्यथा कि लोकसभा में बहुमत हो, यानी कि जब तक लोकसभा में बहुमत होगा, ये प्रसाद पर्यंतता किस पे नियुक्ति की हुई है, लोकसभा में बहुमत, तो जब अन्यथा कि लोकसभा में बहुमत हो, मतलब लोकसभा में बहुमत हो। ठीक है, इस स्थिति में राष्ट्रपति जब मतलब इस स्थिति में प्रसाद पर्यंतता कम अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहेगा, अपने पद पर रहेगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे भी तब भी कब नहीं कर पाएंगे, जब लोकसभा में बहुमत न हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया मंत्रिपरिषद के संबंध, और इसमें क्या लिखेंगे कि मंत्रियों का जो विधिक उत्तरदायित्व है ये नहीं होता है। ठीक है, भारत में क्या है, मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व नहीं, मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व नहीं, विधिक उत्तरदायित्व नहीं, यानी कि मंत्रिपरिषद का यहाँ पे क्या है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। राष्ट्रपति का ऐसा नहीं है, जैसे इसमें आगे लिखेंगे कि राष्ट्रपति के आदेश को मंत्री प्रति हस्ताक्षरित नहीं करता है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए कि मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व नहीं, अतः राष्ट्रपति के आदेशों को मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित करना आवश्यक नहीं, प्रति हस्ताक्षरित करना आवश्यक नहीं। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो ब्रिटेन में जो प्रावधान है वो क्या है कि अगर राजा कोई आदेश देता है, उसको जो संबंधित मंत्री रहता है उस विभाग से, वो उसको प्रति हस्ताक्षरित करता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संविधान बता रहा है। एक और इसी में आता है आर्टिकल 78। ठीक है, आर्टिकल 78 क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, यही ना, हाँ आर्टिकल 78 ही है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मांगेगा, यानी कि पीएम, यहाँ पे लिखेंगे पीएम का ये क्या कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगे, ठीक है, जो भी सूचना मांगे या फिर जो भी कार्य हो रहा हो उसके संदर्भ में राष्ट्रपति को सूचित करे। ठीक है, इस प्रकार ये सब आप बता सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कंक्लूजन 125 शब्दों में है, तो जाहिर सी बात है इसका कंक्लूजन लिखना थोड़ा सी चुनौती है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष नहीं, क्योंकि निष्कर्ष तब निकलेगा जब आप किसी चीजों में तुलना करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो तुलना करना नहीं है, यहाँ पे बताएं यथाउल्लिखित। ठीक है, तो यथाउल्लिखित संबंधों में यहाँ बोलेंगे समग्रता। ठीक है, समग्र कर रहे हैं यहाँ पे आप, समग्रता यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मध्य संबंधों को स्पष्ट करें तो एक चीज ये बता सकते हैं कि इसमें विशेषाधिकारों को छोड़कर बाकी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद पे निर्भर है, एक चीज ऐसे बता सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि इस प्रकार कुछ विशेषाधिकार, ठीक है, जैसे मंत्रिपरिषद द्वारा कब कब मिलता है, एक तो लोकसभा में बहुमत ना हो, मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत ना हो। ठीक है, त्रिशंकु लोकसभा,
त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में, ठीक है, पीएम की मृत्यु हो जाए, पीएम की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो लिखेंगे कि इस प्रकार समग्रता परिस्थितिगत विशेषाधिकारों के कुछ परिस्थितिगत विशेषाधिकारों के अतिरिक्त, ठीक है, नहीं कुछ विशेषाधिकारों के अतिरिक्त, जैसे मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत न मिलना, त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में, ठीक है, और पीएम की मृत्यु की दशा में आदि की छोड़ करके, आदि सभाओं को छोड़ करके राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर है, ठीक है, बस कंक्लूड कर लेंगे, काम खत्म, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न कल मैंने दिया था आप लोग को, आप लोग पता नहीं लिख के लाए हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है, इस पे ये 125 शब्दों में पूछा गया था, बीपीएससी में शायद कहीं पूछा था, ठीक है, 125 शब्दों में था, ठीक है। अच्छा, सृजन में पूछा गया था ये, ठीक है, हम लोग का जो सृजन प्रोग्राम है उसमें ये प्रश्न था, और लगभग सभी लोग इसको गलत लिख के लाए थे। एक ये प्रश्न था, एक इसके आगे प्रश्न है, वो मतलब जितने भी लोग अटेम्प्ट किए थे उसको समझ नहीं पाए थे क्या था, क्योंकि प्रश्न आसान थे दोनों। इसमें क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान द्वारा राज्यपाल को दी गई शक्तियों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें भूमिका बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अमूमन ये याद नहीं रहता है कि ये कहाँ लिखा है, ठीक है। तो भूमिका, फिर हम लोग आ जाते हैं भूमिका। अब भूमिका में बताइए क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो एक तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, ये किसमें है, आर्टिकल 244, ठीक है, आर्टिकल याद रहे चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भाग 11 में है, ठीक है, नहीं भाग 9 में पंचायत है, ठीक है, 10 में है, ठीक है, तो भाग 10, ठीक है, यानी कि दो चीजें आप भूमिका में लिखेंगे, ठीक है, भूमिका में भाग 10 का जिक्र करेंगे, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किसमें है, भाग 10 में आर्टिकल 244, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, भूमिका में क्या लिखेंगे, संविधान से शुरू करिए, फिर से संविधान वाले प्रश्न में ये आसानी रहती है कि आप संविधान की चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, और जब जब चीजें आप ये सब लिख देंगे, ठीक है, भूमिका में अगर ये सब आ जाएगा तो परीक्षक जो है उसकी दिल बाग बाग हो जाएंगे। अगर घर से मार पिटैया करके भी आया होगा तो कहेगा यार ये लिखा तो कंटेंट अच्छा है, नंबर इसको मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर वही चौपट हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ क्या बताएंगे कि संविधान का भाग 10, ठीक है, संविधान का भाग 10 अनुच्छेद 244, संविधान का भाग 10 अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है, या प्रशासन का उपबंध करता है, जिसका उद्देश्य, ये क्यों अलग दिया गया था, तो इसका कुछ उद्देश्य होगा, ठीक है, तो उद्देश्य, अब उद्देश्य क्या है, ताकि वो अपनी संस्कृति के अनुसार शासन करें, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, जिसका उद्देश्य सामाजिक, अच्छा जाहिर सी बात है ये जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, क्या ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड क्षेत्र है, क्या यहाँ की जो जनजातियां बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, बहुत ज्यादा समाज से घुली मिली है, या आम भारतीय समाज की तरह, तो नहीं, जाहिर सी बात उनकी कुछ विशेष प्रथाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ बताएंगे कि संविधान का भाग 10 अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य क्या है, वहां पे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जो आदिवासी या जनजाति समाज है, अनुसूचित या जनजाति समाज है, ठीक है, उनको विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हुए, ठीक है, उनकी संस्कृति, संस्कृति, ठीक है, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, ठीक है, रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, ठीक है, विरासत, विरासत को संरक्षण देना है, ठीक है, विरासत को, विरासत हो गया, इसको जाति पहचान भी लिख सकते हैं यहाँ पे, विरासत और जातीय पहचान को संरक्षण देना है, ठीक है, पहचान को संरक्षण देना है, ठीक है। भूमिका में ये लिख दीजिए, काम यहीं पे समाप्त। अब बात ये आ रही है, अभी से देखिए दो स्कोप बनता है, ठीक है, एक तो दो तरह की इसमें प्रस्तुति हो सकती है, एक तो लिख देंगे 5th अनुसूची के संदर्भ में, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में है, ठीक है, और जनजाति क्षेत्रों के लिए क्या है, 6th शेड्यूल, ठीक है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में 5th है, और जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में 6th है, तो एक तो इसको इसे बंटवारा कर दीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से बंटवारा कर सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं कि एक ही में हेडिंग डाल दीजिए कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यपाल, संविधान द्वारा राज्यपाल हेतु राज्यपाल के संदर्भ में किए गए उपबंध, ठीक है, या शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, ऐसे बता सकते हैं, या
फिफ्थ का अलग बना दीजिए, सिक्स का अलग बना दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि फिफ्थ और सिक्स को अलग अलग करवा देता हूँ, और तुमको कोशिश करिएगा कि अलग अलग चीजें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी क्योंकि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम आ रहा है, अगर पास हो गया तो ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ पे राज्यपाल को कुछ और वित्तीय शक्तियां दे रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये हिट लिस्ट में रहा है। इस पे प्रश्न पर बनने की संभावना लगभग 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 समझ लीजिए कि प्रश्न इस पे बन सकता है। ठीक है, तो मैं इसको सलाह दूंगा कि अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए फिफ्थ। अच्छा, एक चीज ये है कि फिफ्थ में अनुसूचित क्षेत्र है और सिक्स में जनजाति क्षेत्र है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। पता चले यहाँ पे लिख दिए कि फिफ्थ में जनजाति क्षेत्र और सिक्स में नहीं, तो लिखिएगा क्या आप यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे कि पांचवी अनुसूची अनुसूची फिफ्थ, या ऐसे लिख दीजिए हिंदी इंग्लिश में, अगर लिखा इंग्लिश में लिखना है तो फिफ्थ लिखिए, नहीं तो आप लिखिएगा पांचवी अनुसूची। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र पांचवी अनुसूची के संदर्भ में। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, अब पांचवी अनुसूची के संदर्भ में दो तीन ठो शक्ति है राज्यपाल की। ठीक है, और आप लोग रटने में तो उस्ताद ही हैं। ठीक है, हम यहाँ पे छाप दे रहे हैं, आप लोग वहां पे लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि यहाँ पे राज्यपाल को अधिकार है। ठीक है, राज्यपाल राज्यपाल को ये पावर है कि संसद का या राज्य विधानमंडल का कोई भी क्षेत्र, अच्छा ये पांचवी अनुसूची 10 राज्यों में है, तो अगर ये 250 शब्दों में या 250 शब्दों में आ जाए, ठीक है, तो एक तो मैप बना करके भारत का, ठीक है, एक भारत का मैप बना देंगे और यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो मैप गड़बड़ बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देंगे हिमाचल में है, गुजरात में है, जहां जहाँ है। ठीक है, 10 क्षेत्रों में दिखा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, और 6 शेड्यूल वाला एमटीएम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम है ये। ठीक है, तो आप बताएंगे क्या कि राज्यपाल को अधिकार है यहाँ पे, ठीक है, कि वह संसद या राज्य विधानमंडल की कोई विधि यहाँ पे लागू हो या ना हो। ठीक है, यानी कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कोई भी बंद यहाँ लागू हो या न हो, अपवाद के साथ लागू हो या किसी संशोधन के साथ लागू हो, तो ये अधिकार किसके पास है, तो राज्यपाल के पास है। ठीक है, दूसरा क्या है, ठीक है, तो पांचवें सूची के संदर्भ में याद रखेंगे कि राज्यपाल को अधिकार है कि संसदीय कोई विधि है या राज्य विधानमंडल की कोई विधि है, वो इन क्षेत्रों पे कैसे लागू होगी, संशोधन के साथ लागू होगी, किसी अपवाद के साथ लागू होगी या लागू नहीं होगी। ठीक है, राज्यपाल को ये अधिकार वहां पे मिल जाता है। ध्यान देंगे ये अधिकार जो है वो संसद की विधि के तहत भी, संसदीय विधि के लिए भी है और राज्य विधि के लिए भी है। ठीक है, दोनों विधि के लिए है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति इसमें सॉरी राज्यपाल इसमें विनियमन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो जनजाति जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे जनजातीय परिषद बनेगी। ठीक है, जनजातीय परिषद, और जनजातीय परिषद से सलाह के बाद जो राष्ट्रपति है वो क्या करेगा, यहाँ पे विनियमन बना सकता है यहाँ पे संचालन के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस अनुसूचित जो क्षेत्र है, ठीक है, अनुसूचित जो क्षेत्र है उसका अगर क्षेत्रफल घटाना बढ़ाना हो तो क्षेत्रफल फल बढ़ाना घटाना, ठीक है, घटाना, ठीक है, सीमा परिवर्तन, ये सब कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह कौन देगा, राज्यपाल देगा। तो यानी कि अनुसूचित क्षेत्रफल को बढ़ाना घटाना सीमा बदलना इसके लिए सलाह राष्ट्रपति को राज्यपाल देता है। ठीक है, इसके अलावा एक तो याद कर लीजिए वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, तो 3-4 तो प्रावधान वार्षिक रिपोर्ट ये कौन करेगा, फिफ्थ के संदर्भ में राज्यपाल के प्रावधान हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर वही से हेडिंग वही वाला सिक्स, अब ब्रैकेट में लिखेंगे जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में राज्यपाल का शक्ति। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल की शक्ति, अब यहाँ पे 4 ही राज्य है तो बता दीजिए कि कौन कौन से थे, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, तो राज्यपाल, ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, एएमटीएम में क्या कर सकता है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिले की स्थापना। ठीक है,
वहां पे कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सलाह कौन देगा, राज्यपाल। यहाँ पे क्या करेगा, राज्यपाल खुद ही स्थापित कर सकता है जनजातीय परिषद की स्थापना। ठीक है, जनजातीय परिषद की स्थापना, नाम बटाना, गढ़ाना, बढ़ाना, घटाना। ठीक है, ये कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। फिर अगला क्या है, स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियां अगर होंगी तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी प्रदेश में विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि जो ये जो जिला बनी थी स्वशासी जिले, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वशासी, स्वशासी, स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियों की स्थिति में, ठीक है, विभिन्न जनजाति की स्थिति में, विभिन्न जनजाति की स्थिति में, ठीक है, विभिन्न जनजाति की स्थिति में क्या होगा, राज्यपाल, राज्यपाल स्वशासी जिले को क्या करेगा, कई स्वशासी प्रदेशों में विभाजित करेगा। ठीक है, स्वशासी जिले के और टुकड़े कर देगा, स्वशासी स्वशासी प्रदेश में बांट देगा। ठीक है, राज्यपाल इसको क्या करेगा, स्वशासी प्रदेश में विभाजित कर देगा। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या करेगा, जो जिला परिषद है उसमें, जिला परिषद में 4 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि राज्यपाल अपने अनुसार जिला परिषद में क्या कर सकता है, 4 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है, इसमें जिला परिषदों के अधीन जो न्यायालय है उसके संदर्भ में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण। ठीक है, तो स्वशासी न्यायालयों में, ठीक है, स्वशासी, स्वशासी जिला न्यायालयों में, जिला न्यायालयों के संदर्भ में न्यायालय हेतु उच्च न्यायालय, जो संबंधित उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय की सीमा का निर्धारण, के सीमा का निर्धारण ये कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। यानी कि स्वशासी जिले के अधीन जो न्यायालय है उसके संदर्भ में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, अब कुछ एक आधा और प्रावधान देख लेते हैं। ठीक है, अगला इसमें क्या है कि अगर जांच आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, जांच आयोग का गठन, अगर स्वशासी जिले में कोई जांच कराना है तो जांच आयोग का गठन का अधिकार है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, अच्छा एक ये है, ठीक है, कि असम के संदर्भ में इसको राज्यपाल को विशेष शक्ति मिलती है। क्या, कि असम के संदर्भ में संसद या राज्य की कानून, ठीक है, उसकी शक्ति किसको है, राज्यपाल को। ठीक है, और अन्य तीनों राज्यों में क्या होगा कि राज्य के कानून को लागू या न करने की शक्ति किसको है, वो राज्यपाल को है। यानी कि असम में संसद के कानून लिखेंगे, विशेषतः असम के संदर्भ में संसद के और राज्य विधायिका के कानून को लागू करना न करना, किसी उपवाद के साथ लागू करना या किसी संशोधन के साथ लागू करना, ठीक है, उसकी शक्ति किसको है, राज्यपाल को है। लेकिन अन्य के संदर्भ में केवल वो राज्य के विधि को ही अपवाद के साथ या नहीं लागू करना या संशोधन के साथ लागू करना, वो शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो 250 शब्दों में जाएगा तो यहीं पे इसको आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा, निष्कर्ष। ठीक है, और अगर 250 शब्द, सॉरी 150 शब्दों में, 125 शब्दों में, लेकिन अगर ये 250 शब्दों में जाएगा तो एक आध चीज आप इसमें और बता सकते हैं। ठीक है, कि इसका थोड़ा सा जो ये राज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं वो कैसे यहाँ पे कुछ फायदा मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, जैसे पेशा कानून का वहाँ पे अभी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। ठीक है, अभी भी जो यहाँ पे ये जो ट्राइबल्स एरिया है इसके जो पेशा कानून का क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण अभी जो ट्राइबल्स एरिया वहाँ पे जो संसाधनों का दोहन है वो अभी भी निरंतर चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो FRA था, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, उसमें भी जो सत्ता वाले लोग हैं उनका चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है वो राज्यपाल उसकी उसकी रिपोर्ट, एक अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट आई थी, वो बोल रहा था कि जो राज्यपाल है वो रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। अच्छा, ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में ये रिपोर्ट किसको देता है, अनुसूचित क्षेत्रों को, अनुसूचित जनजाति आयोग को। ठीक है, तो बोलता क्या है कि राज्यपाल जो है नहीं, रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। ठीक है, और जो जिला परिषदें हैं वो कुलीन तंत्र की भांति कार्य करती हैं। थोड़ा सा इन सबका मूल्यांकन करके आप बता सकते हैं।
और नहीं अगर 125 शब्दों में है तो आप इसको यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। इसको बताएंगे कि जो उपरोक्त शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं या जो उपरोक्त व्यवस्थाएं हैं वो किस लिए दी गई हैं, ताकि इन क्षेत्रों का प्रशासन जो स्थानीय आवश्यकता है इसके दृष्टिगत चलता रहे। ठीक है, या ऐसा बता सकते हैं कि उपरोक्त व्यवस्था इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को अपनी पहचान की सुरक्षा के उद्देश्य से दी गई है। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा कंक्लूड कर देंगे, मतलब जो अभी मैंने नीचे पॉइंट बताया इसमें थोड़ा सा कंक्लूड कर देंगे कि पेशा और एफआरए के संदर्भ में जागरूकता, जिला परिषदों के संदर्भ में जो प्रथागत कानून है उनका संहिताकरण हो। ठीक है, प्रशिक्षण हो। अच्छा, एक इसी में ढेबर आयोग था। ठीक है, ढेबर आयोग। ठीक है, तो ढेबर आयोग की रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। ठीक है, और एक भूरिया आयोग था, ढेबर आयोग और भूरिया आयोग की रिकमेंडेशन को, ये सब चीजें अगर आप लिख दिए तो मतलब निष्कर्ष देखते ही खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ढेबर आयोग और भूरिया आयोग के रिकमेंडेशन को लागू करने की बात इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और इन क्षेत्रों के प्रशासन में क्या हो जाएगा, ये मददगार हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर राज्यपाल वाला है। वो वाला नहीं है क्या भाई इसमें? अच्छा, अब है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ये कार्यपालिका से संबंधित अंतिम प्रश्न होगा। इसके अलावा अगर अन्य किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होगी तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे कमेंट करिएगा, जो भी वीडियो है उसके लिंक में मतलब नीचे कमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रश्न बहुत आसान है और ऐसे ही पूछता है। ठीक है, अच्छा, ये भी प्रश्न शायद सृजन में आया था और यहाँ पे साफ साफ दिया था। पहले एक बार प्रश्न पढ़ता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और पदावधि पर चर्चा करते हुए कार्यकारी शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द एग्जीक्यूटिव पावर बाय डिस्कसिंग द प्रोसीजर एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, इसकी इसकी बात की गई थी और जाहिर सी बात है इसमें आपको कार्यकारी शक्तियों पे आपको इस पर चर्चा करनी थी। अब कार्यकारी शक्तियों के अलावा राज्यपाल की और कौन कौन सी शक्तियां थी? तो एक तो विधायी शक्ति है। ठीक है, एक न्यायिक शक्ति है, एक विधायी शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति है, एक कार्यकारी शक्ति है और एक वित्तीय शक्तियां हैं। ठीक है, वित्तीय शक्तियां, तो ये 3 प्रकार की शक्तियां थी। अब लिखने वाले ने क्या लिखा था, चारों को लिख दिया था। अरे भैया सीधे सीधे पूछ ले बा कि एग्जीक्यूटिव पावर बताइए, कार्यकारी शक्ति बताइए, तो क्यों बताना कि हमको वित्तीय। हाँ, ये अगर 250 शब्दों में रहता, ठीक है, तो थोड़ा सा जिक्र कर सकते थे कि राज्यपाल को विधायी, वित्तीय, न्यायिक के साथ साथ कार्यकारी शक्तियां भी मिली हैं। लेकिन जब टू द पॉइंट पूछा है तो उसको टू द पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। इधर उधर विषय से भटकाओ, आप फैक्ट दीजिए लेकिन ऐसा फैक्ट मत दे दीजिए कि वो उगल जाए। ठीक है, अपच जाए। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या पूछा है, तो पहला चीज इसमें राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, इसकी पदावधि पर चर्चा करते हुए कार्यकारी शक्तियों को स्पष्ट करना है। बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें भूमिका लिखना आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, और आप लोग बहुत समझदार हैं, इसको इस प्रश्न को खुद ही कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को रहने दिया जाए। ठीक है, तो अभी लाइव क्लास नहीं है तो अभी मैं आपका जवाब यहाँ पे नहीं ले सकता, तो मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं कि जब भी भूमिका लिखेंगे तो किस भाग में है, अगर वो याद रहे। ठीक है, तो राज्यपाल का वर्णन किस भाग में है, स्टेट 5-6 में है। ठीक है, तो भाग 6 में, और अनुच्छेद कौन सा है, 153 से 167, 153 से 167, इसके इसके मध्य जो है। तो आप भूमिका में आप क्या बता सकते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 राज्यों में भी फिर कौन सा आ जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो कैसे नियुक्ति हो रही है, संसदीय प्रणाली। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे भूमिका में कि संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की बात करता है। कौन सी प्रणाली की बात करता है, तो संसदीय प्रणाली की बात करता है। ठीक है, और जहां राज्य के कार्यकारी प्रमुख, ठीक है, तो राज्यपाल कौन है, कल हम लोगों ने चर्चा की थी। तो एक तो राज्य का एग्जीक्यूटिव प्रमुख है, कार्यकारी शक्तियां, तो कार्यकारी प्रमुख सारी शक्तियां किसके नाम से होंगी, सारी कार्यवाही राज्यपाल के। तो राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। ठीक है, और केंद्र का क्या है, एजेंट है, कल हम लोगों ने चर्चा की थी। और क्या है, केंद्र का प्रतिनिधि लिख दीजिए, एजेंट लिखना थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि बंगाल के संदर्भों की बात की जाए तो वहां पे केंद्र का एजेंट ही यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन
टिप्पणी हमको राज्यपाल का पद है, हमको टिप्पणी ऐसी कुछ नहीं करनी है। तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख है और केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मैं एक बार स्टेटमेंट फिर से बोल दे रहा हूँ कि संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है, ठीक है, जिसमें जहां राज्य के कार्यकारी प्रमुख के तौर पे और केंद्र के राज्य के कार्यकारी प्रमुख और प्रमुख और केंद्र के प्रतिनिधि प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में पूछा ना, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई आयोग बनता है राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए? हाँ, आयोग बनता है, ठीक है, तो आयोग नहीं बनता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे, ठीक है, या केंद्र सरकार के मनोनयन पे। ऐसे लिख दीजिए कि केंद्र सरकार के मनोनयन उपरांत राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र, ठीक है, ये ऐसे कुछ पोस्ट हैं जिसमें मुहर लगे आज्ञा पत्र, ठीक है, मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से की जाती है, आज्ञा पत्र के माध्यम से, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 देश में राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की बात करता है, जिसमें राज्य के कार्यकारी प्रमुख के तौर पे और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के मनोनयन उपरांत राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, ठीक है। ये भूमिका अगर लिख दिए, ठीक है, अगर ऐसी भूमिका लिख दिए तो खतरनाक वाली भूमिका में आएगा, और इस भूमिका के कारण आपको +1.5 आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है। वो जानेगा यार, भाग 6 भी जान रहा है, अनुच्छेद 153 से 167 भी जान रहा है, संसदीय प्रणाली की बात तो करता ही है हमेशा, ठीक है। फिर इसको राज्य का कार्यपालिक प्रमुख के तौर पे भी पता है, इसको ये भी पता है कि केंद्र का प्रतिनिधि है, इसको ये भी पता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की, राष्ट्रपति करता है, और मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से करवाता है, ठीक है, यानी कि इसको सब पता है। जब सब पता है तो 1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब ठीक है, अब मुख्य भाग में आएंगे, ठीक है। अब इसमें आप इतना सब कुछ उगल दिए भूमिका में ही, अब मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? ठीक है, मुख्य भाग लिखना इसमें चैलेंजिंग है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया आपने क्या की, एक तरह से बता दी भूमिका में, ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया बता दी कि अनुच्छेद 153 से 167 के मध्य केंद्र सरकार के मनोनयन पे राष्ट्रपति द्वारा मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। अब इस मुख्य भाग में लिखेंगे, तो मुख्य भाग लिखना नहीं होता है ना, इसको लिखा जाता है क्या? मुख्य भाग नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखेंगे, सीधे हेडिंग डालेंगे, पदावधि। क्या पूछा? पदावधि, ठीक है। पदावधि के संदर्भ में चर्चा है तो लिखेंगे पदावधि अनुच्छेद 156 इस संदर्भ में प्रावधान करता है, ठीक है, इस संदर्भ में क्या करता है? प्रावधान। अब कौन प्रावधान करता है इस संदर्भ में? अनुच्छेद 156। अब अनुच्छेद 156 क्या बोलता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पद नहीं, यहाँ लिख सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है, कार्यकाल की सुरक्षा नहीं दी गई है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। दूसरा 156 में ही है कि 157 में? वैसे 156 में ही है, थोड़ा सा एक बार देखिएगा, 156 में ही है, ठीक है। वो क्या है कि सामान्यता तया, ठीक है, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक पद ग्रहण से 5 वर्ष कार्यकाल, 5 वर्ष कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल की सुरक्षा नहीं दी गई है, लेकिन कार्यकाल की पदावधि दी गई है, यानी कि पद ग्रहण से 5 वर्ष तक का इनको क्या हो जाएगा? कार्यकाल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर 5 वर्ष बीत जाए और कोई उत्तराधिकारी न रहे तो इसके संदर्भ में प्रावधान है, क्या है कि 5 वर्ष उपरांत, ठीक है, उपरांत जो इसका अनुवर्ती है, अनुवर्ती यानी कि जो भी उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पे बना रहेगा। 5 वर्ष उपरांत उत्तराधिकारी के आने तक, उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद पे बना रहेगा, पद ग्रहण तक पद पर बना रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी पदावधि हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये त्यागपत्र देना रहेगा तो किसको देगा? ठीक है, पदावधि में लिख दीजिए कि राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को संबोधित कर हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने ये इस्तीफा दे सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया हो गई, राष्ट्रपति की पदावधि हो गई। अब मुख्य भाग के दूसरे भाग में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बहुत समझदार हो गए, ये सब बताने की जरूरत तो पड़ी नहीं कि मुख्य भाग में 2 भाग होंगे,
ठीक है। भूमिका होगा मुख्य भाग में, पहला भाग हो जाएगा पदावधि का, दूसरे भाग हो जाएगी शक्तियां की, कार्यकारी शक्तियां की, ठीक है। और इतने समझदार होंगे तो न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां नहीं लिखेंगे, केवल बताएंगे कि कार्यकारी शक्तियां भी मिलती हैं, ठीक है। 250 शब्द का रहेगा तो क्या बता देंगे, कार्यकारी शक्तियों के अनुसार वित्तीय, विधायी और न्यायिक शक्तियों के अलावा कार्यकारी शक्तियां मिलती है जो निम्न मतलब, ठीक है। तो कार्यकारी शक्तियां क्या हो जाएंगी, निम्न हो जाएंगी। तो पहली कार्यकारी शक्ति क्या है कि राज्य की सभी कार्यवाहियां किसके नाम से हो जाएंगी, औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से, ठीक है। राज्य की सभी कार्यवाही, ठीक है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से, सॉरी, राज्यपाल के नाम से, ठीक है, राज्यपाल के नाम से, ठीक है। तो राज्यपाल के नाम से सभी कार्यवाहियां होंगी, ठीक है। कार्य संचालन के संदर्भ में नियम बना सकता है, कार्य संचालन हेतु नियम बना सकता है, ठीक है, नियम बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अगला क्या है, मुख्यमंत्री के सलाह पर कार्य आवंटन, सलाह पर, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पे कार्य आवंटन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ संवैधानिक पोस्ट हैं और सांविधिक पोस्ट हैं, उस पर नियुक्ति, ठीक है। तो संवैधानिक, सांविधिक, गैर सांविधिक पदों पर नियुक्ति करता है, ठीक है, पदों पर नियुक्ति करता है। और इसके अलावा क्या है, निर्वाचन आयुक्त, लोक सेवा, जो एक तो राज्य का निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, राज्य का निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, यूपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, ये कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकता है ये कि मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की जानकारी, वही जो प्रधानमंत्री वाले में था, मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों की जानकारी ले सकता है, ठीक है। तो प्रशासनिक मामलों की जानकारी, ठीक है, प्रशासनिक मामलों की जानकारी ले सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, ठीक है। एक और क्या हो सकता है इसमें, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, ठीक है, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, ठीक है। ये सब इसकी कार्यकारी शक्तियां हो जाएंगी, ठीक है, कार्यकारी शक्तियां हो जाएंगी। इसको लिखेंगे, अब इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे, इस प्रकार, ठीक है। अब इसको संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय व्यवस्था से जुड़ी है, क्यों, क्योंकि संघीय व्यवस्था में ये पद महत्वपूर्ण है ताकि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर पाए। अब भारतीय संघ व्यवस्था में तो जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो कब देश का बंटवारा हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, अगर राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे क्या कि इस प्रकार भारतीय संघीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के रूप में राज्यपाल जो है वो केंद्र व राज्य के मध्य क्या करता है, सेतु, पुल का कार्य करता है, ठीक है। केंद्र व राज्य के मध्य क्या करता है, सेतु, पुल का कार्य करता है। और थोड़ा सा अभी जो चर्चा हो रही है, जैसे गोवा में देखा गया था, बंगाल में देखा गया था, ठीक है, गोवा में, बंगाल में अभी जो टसल चल रहा है उसको थोड़ा सा चर्चा कर लें कि हालिया समय में बंगाल जैसे राज्यों में ये पद विवादों में भी रहा है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है विवादों में रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार विवादों में रहा होगा, इसके पहले भी विवाद में रहा होगा। तो अब पहले विवाद में रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दी थी, रामेश्वर प्रसाद थे कि सोमेश्वर प्रसाद थे, शायद रामेश्वर प्रसाद थे, ठीक है। तो रामेश्वर प्रसाद वाद है, ठीक है, रामेश्वर प्रसाद वाद है। और बोम्मई वाद कैसे बोल सकते हैं, कर्नाटक का ही था बोम्मई वाद, ठीक है, बोम्मई वाद। तो यहाँ पे बताएंगे क्या कि सरकारी आयोग को भी इससे जोड़ सकते हैं, सरकारी आयोग, ठीक है। तो दो तीन वाद, एक आध आयोग इसमें जोड़ दीजिए
कि सेतु के रूप में काम करता है। हाल में बंगाल जैसे राज्यों में ऐसी टसल देखी गई। इससे निपटने के लिए रामेश्वर प्रसादवाद और बोम्मईवाद जैसे निर्णयों को लागू करना चाहिए, ताकि साथ ही सरकारी आयोग की रिकमेंडेशन पे भी विचार करना चाहिए, या इसके संस्थाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, ज्यादा चर्चा हो जाएगी। तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये यूपीएससी का प्रश्न है और यूपीएससी में पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में था। तो आज हम लोग जैसे स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे, तो गौरव सर जैसा आपको लोग बताएंगे 4A का जो कॉन्सेप्ट है, 4A 3F, ठीक है, ये जब भी आप लोग को इसके संदर्भ में आए, ठीक है, सेकेंड एआरसी और सेकेंड एआरसी का एक है आनुषंगिकता का सिद्धांत। ठीक है, आनुषंगिकता, इस हम लोगों ने चर्चा भी की थी ध्रुव बैच में ही, आनुषंगिकता के सिद्धांत पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब 4A आप लोग को बहुत समझदार है, 4A बताने की जरूरत है यहाँ पे, तो 4A बता देता हूँ। ठीक है, तो 4A का मतलब क्या है यहाँ पे, वहनीयता, ठीक है, उपलब्धता, जागरूकता, वहनीयता, उपलब्धता, जागरूकता और पहुंच। ठीक है, एक और लिख लीजिए इसमें स्वीकार्यता भी। ठीक है, 5 कर लीजिए स्वीकार्यता। ठीक है, तो 4A का हमेशा यूज करना है। 3F में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंड, फंक्शन, ठीक है, और फंक्शनरीज। ठीक है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के संदर्भ में। ठीक है, सेकेंड एआरसी को हमेशा चर्चा में रखेंगे और आनुषंगिकता के सिद्धांत को हमेशा, जब भी पंचायतों के संदर्भ में प्रश्न आएगा तो इन सब चीजों को घुसाना ही घुसाना। 4A क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी चुनौतियां पूछेगा तो वहनीयता नहीं है, उपलब्धता नहीं है, जागरूकता का अभाव है, पहुंच का अभाव है, स्वीकार्यता नहीं है। ठीक है, 3F क्यों हो जाएगा, पंचायतों के पास फंड नहीं है, फंक्शन नहीं है, पंचायतों के पास फंक्शनरीज नहीं है, यानी कि कार्य नहीं दिए गए, 29 विषय दिए गए और प्लस अन्य विषय दिए गए, लेकिन राज्य कुछ प्रावधान नहीं करती हैं, फंड की कमी हमेशा लगी रहती है, फंक्शनरीज है ये नहीं है। ठीक है, कार्यालय देखिए कैसा बिखरा पड़ा है। इन सब चीजों को आप जरूर उत्तर में शामिल करें। साथ ही साथ जो 73वां संविधान संशोधन था, अगर पंचायतों के संदर्भ में पूछे और उसके संदर्भ में स्थानीय जो क्या बोलते हैं नगर पालिका के संदर्भ में पूछे, नगर के संदर्भ में, तो 74 इसको जरूर लिखेंगे। ठीक है, 2-3 चीजें जरूर लिखना है। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। प्रश्न है, आपको हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है और आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना इसका बहुत जरूरी है। प्रश्न ये है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, तो एक तो कुछ ऐसा बोल रहा है, हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि एक तो बोला कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में सीटों का, महिला के लिए सीटों का आरक्षण है, तो 72वें और 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अनिवार्य प्रावधान के तौर पर रखा गया था। SC/ST रिजर्वेशन और महिलाओं के लिए आरक्षण, ओबीसी जो आरक्षण था वो उसको मतलब सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर रखे या न रखे। ठीक है, अच्छा, मुझे जहां तक याद आ रहा है अभी हाल ही में इसके संदर्भ में 110वां संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब 110वां नहीं, 127वां, 128वां, ठीक है, अगर वो पास होगा तो 110वां संविधान संशोधन बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस पे 110वां विधेयक था। ठीक है, इसको सर्च करिएगा, 110वां संविधान संशोधन विधेयक, और उसमें जो है महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की बात की गई थी। अभी क्या है, कितना मिला है, 33%। ठीक है, तो इसको भी अगर सही है ये, तो इसको भी आप लोग भूमिका में लिख सकते हैं, ये भी एक एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। बोल रहा है कि जो राजनीतिक प्रक्रम है वो पितृतंत्रात्मक, पैट्रियार्की बेस्ड है। ठीक है, बेसिकली पितृतंत्रात्मक है। ठीक है, अभिलक्षण है, तो इस कारण जो है आरक्षण का सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी करना है। ठीक है, तो आपको इसमें टिप्पणी करना में बता सकते हैं, हाँ ऐसा पड़ा है, या नहीं ऐसा नहीं है, या हाँ पड़ा है लेकिन हम इसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या बताएंगे, तो द रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process. कमेंट। ठीक है, अब बात आ जाती है इसमें भूमिका क्या लिखेंगे, निष्कर्ष क्या लिखेंगे और मुख्य भाग क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए
जब भी भूमिका लिखेंगे, ठीक है, तो भूमिका में 2-4 फैक्टवा लिखना आवश्यक है। तो मैंने बताया जैसा कि यहाँ पे निष्कर्ष का तो मैंने बता दिया था। मुख्य वाक्य के लिए 4x से सोचिए, 3x से सोचिए, ठीक है। निष्कर्ष में सेकंड या सी डालिए, अनुसांगिकता के सिद्धांत का जिक्र कीजिए। भूमिका में कौन सा लिखना है? 73rd, ठीक है, एंड 74th। इस संशोधन अधिनियम को लिखना है भूमिका में, ठीक है। दूसरा चीज वो करना है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, और इस 2.5 लाख में लगभग 32 लाख के लगभग प्रतिनिधि हैं, ठीक है। यानी कि भारत में अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, इसमें 32 लाख के लगभग प्रतिनिधि हैं, और इसमें 14 लाख, इस 32 लाख में से लगभग 14 लाख कौन है? महिलाएं, ठीक है। तो भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं? भूमिका में आप बताएंगे कि भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय सुशासन की संस्थाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कितना परसेंट, तो 33% का आरक्षण दिया गया, ठीक है। यानी कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें 33% का आरक्षण मिला, और जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें लगभग 40% जो पद हैं उसमें महिलाएं हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, या लगभग 40% बता दीजिए, या फैक्ट याद हो तो फैक्ट की चर्चा कर सकते हैं। भूमिका आपका इससे खत्म हो जाएगा। अब बताएंगे कि जो भारत के राजनीतिक प्रक्रम है वो पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण है, ठीक है। इस वजह से इस आरक्षण का कम इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि भारतीय राजनीतिक प्रक्रम का जो पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण है उसका सीमित प्रभाव, ये आरक्षण को कैसे वो सीमित करता है, ठीक है। तो भूमिका समझ में आ गई। भूमिका में 73वां 74वां संविधान संशोधन का जिक्र करना है। उदाहरण के तौर पे बताना है कि महिलाएं जो है 40% है लगभग उसमें स्थानीय स्वशासन में। अब बताएंगे यहाँ पे अब हेडिंग क्या लिखेंगे कि भारतीय राजनीतिक जो प्रक्रम का पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण है ये क्या कर रहा है? सीमित प्रभाव कर रहा है। लिखिएगा सीमित प्रभाव, ऐसे लिख दीजिए, पितृ सत्तात्मक अभिलक्षण के कारण सीमित प्रभाव, अभिलक्षण के कारण सीमित प्रभाव, ठीक है, सीमित प्रभाव, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 2 ठोक बिंदी, और फिर इसको लिखेंगे कैसे, बताना ना कैसे, ठीक है। तो कैसे प्रतिशतात्मकता इसको वो हावी हो गई। अच्छा, जब ये नहीं लिखा रहता या ऐसे प्रश्न पूछ देता कि प्रभावी नहीं है, टिप्पणी कीजिए, तो एक तो पॉइंट मिल जाता कि प्रतिशतात्मकता है। अब ये तो जो प्रश्न पूछने वाला क्या किया, मेन पॉइंट वो खा गया इसका, ठीक है। तो अब इसमें मुख्य बिंदु ही गायब है, वो आपको दे दिया गया है कि पितृसत्तात्मक अभिलक्षण है, इसके कारण सीमित प्रभाव है। अब कैसे ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या क्या है, एक तो जैसे रबड़ स्टैंप वाला, रबर स्टैंप, ठीक है, या पंचायत पति स्टैंप, या पंचपति, पंचायत पति या प्रमुख पति, ठीक है। ब्लॉक प्रमुख है तो प्रमुख पति, पंचायत है, पंचायत अगर ग्राम प्रधान है तो प्रधान पति, ठीक है। तो पंच, प्रधान, जो भी बोलते हो, प्रमुख, ठीक है, प्रमुख पति की अवधारणा जो रबर स्टैंप वाला है, ठीक है। यानी कि रबर स्टैंप जो प्रणाली है उसमें क्या करता है, पंच, प्रधान, प्रमुख, ये सब जो प्रति का अवधारणा है वो इसमें करता है। दूसरा क्या है, ये पितृसत्तात्मकता जो है इसको चुनौती कैसे देती है, जाति व्यवस्था में, ठीक है। एक तो जाति व्यवस्था है, ठीक है, उसमें से भी अगर कोई सीट है किसी विशेष जाति के लिए आरक्षित हो गई, मान लीजिए SC/ST के लिए आरक्षित हो गई, तो जो उस गांव का दबंग सवर्ण होगा वो क्या करेगा, अपना मोहरा वहां बिठाएगा। अच्छा, अगर SC/ST के लिए आरक्षित हो गई तब भी ठीक है। अगर SC/ST महिला के लिए आरक्षित हो गई तो उस पर कौन शासन कर रहा है, एक तो जो दबंग है वो, ठीक है, दूसरा जो पति है वो, और फिर महिला, उसके बाद महिला का नंबर तीसरा हो जाता है। इसमें तो और ज्यादा जाति व्यवस्था इसको क्या करती है, और तृतीय दर्जा प्रदान करती है। तो तृतीय दर्जा कैसे ले जाती है कि एक तो जो दबंग है वो बोलेगा भाई मेरा काम कर, या हम अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। पति बोलेगा कि जो मालिक बोल रहा है उसकी बात मानो, ठीक है। अब जो निर्णय जो प्रक्रिया उसमें इसको क्या 2 दर्जा नहीं बल्कि तृतीय दर्जा दे देती है, ठीक है। ये पितृसत्तात्मकता। इसके अलावा क्या है,
इसको आप लिख सकते हैं कि निर्णयन में भूमिका नगण्य। ठीक है, निर्णयन में भूमिका नगण्य, ये इसी की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए ये भूमिका नगण्य, ठीक है, नगण्य। जैसे मतदान व्यवहार में, इसको तीर बना के लिख सकते हैं, मतदान व्यवहार में। जैसे मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कौन कौन लोग अपने मत के अनुसार जाते हैं वोट देने। अपने मत का मतलब वहां पे तो जाके अपने मत से देंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जब भी निर्णय प्रक्रिया होती है तो घर के जो पुरुष सदस्य तो डिसाइड कर लेते हैं कि वोट जाएगा किसी बीएसपी को, किसी एसपी को, या किसी बीजेपी को, मतलब किसको वोट जाना है ये घर के बड़े लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, और महिलाओं को बोल दिया जाता है भाई देखो इसी को, बीएसपी को ही वोट देना, या सपा को ही वोट देना, या भाजपा को ही वोट देना। महिलाओं का खुद का वो नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि अब जैसे मान लीजिए एक घर है, उसमें एक पति है, ठीक है, एक अगर आदर्श परिवार की बात करें, एक पति है, ठीक है, एक पत्नी है, और उसके दो बच्चे हैं। ठीक है, दो बच्चे। अब इसमें क्या होता है कि जो पत्नी की भूमिका है, ठीक है, पत्नी की भूमिका यहाँ पे, अगर ये तीनों पुरुष है, ठीक है, और मतलब मैं ये मान के चला कि सब जो है 18+ है, वोट देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें लड़की नहीं है तो ये पत्नी की भूमिका और ज्यादा सीमित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मत यहाँ पे नहीं चलेगा। वहां पे ये लोग बोल देंगे कि मम्मी ऐसा है, तुम जो है ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसी को वोट देते। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जबरदस्ती प्रेशर कर रहा है कि वोट देती है, लेकिन ऐसा मन में भर देंगे कि यही काम बहुत अच्छा कर रहा है, इसी को वोट देना है। ठीक है, याद कर लो मम्मी, जाना ईवीएम पे वही वाला बटन दबा के आना। ठीक है, तो मम्मी जो है बात मान लेती हैं। तो यानी कि निर्णय प्रक्रिया में जो भूमिका है वो लगभग नगण्य के बराबर है। अगर वहां पे लड़की है तब तो थोड़ा मोड़ा करेगा, वाद विवाद करेगा, लेकिन महिलाएं क्या करते हैं, अमूमन इसको निगलेक्ट कर देती हैं। ठीक है, भारत में वैसे भी मेरा पति मेरा देवता है वाला कॉन्सेप्ट चलता है, तो जो पति बोल देगा उसको उसको तो वोट करना ही है। ठीक है, तो निर्णय में भूमिका नगण्य हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो लिंग संबंधी भेदभाव है, लिंग संबंधी रूढ़ियां हैं कि महिलाएं कुछ नहीं काम कर सकती हैं, ठीक है, ये है वो है। ठीक है, तो जो रूढ़ियां हैं या सक्षमता से कार्य नहीं कर सकती हैं, ये थोड़ा सा इसमें आ जाता है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर अगला बताता हूँ। ठीक है, प्रशासन में, प्रशासन में पुरुष, प्रशासन में पुरुष ज्यादा। ठीक है, अब जो अगर महिला चुन ली गई, हिम्मत कर भी ली, उसका पति उसको स्वतंत्रता भी दे दिया, अगर वो जाएगी बार बार डीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, तहसीलदार के पास या कहीं पे भी, ठीक है, तो किससे सामना होगा? पुरुष से सामना होगा। प्रशासन में महिलाएं उतनी है ही नहीं है। ठीक है, तो पुरुष यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रशासन में पुरुष। ठीक है, इसके अलावा जो जैसे प्रशासन में पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा लिंग संबंधी रूढ़ियां हो गई। और फिर जो एक और इसमें बात निकल के सामने आती है वो ये कि अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। ठीक है, महिलाएं प्राय अपराधी नहीं होती हैं, लेकिन पुरुष अपराधी होते हैं। तो अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, ठीक है, अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, ये भी जो है महिलाओं की परिस्थिति या इसको सीमित करते हैं। अपराधीकरण की प्रवृत्ति, राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, 40% लोग अपराधी हैं लोकसभा में। भ्रष्टाचार आए दिन सुनाई देता है। तो ये क्या करता है, महिलाओं की स्थिति को, महिलाओं की जो परिस्थिति है उसको नगण्य करता है। अच्छा, महिलाओं का राजनीतिक नेटवर्क भी, अगर महिला का परिवार राजनीति वाला नहीं है तो राजनीतिक नेटवर्क वैसे भी नगण्य होता है, राजनीतिक नेटवर्क सीमित। जो चुनाव में वो होता है। अच्छा, इस बार का चुनाव का एक बहुत अच्छा फायदा भी है। जब चुनाव आयोग ने जब रैलियों पे प्रतिबंध लगाया था, तो मुझे याद है पहले दूसरे चरण में जहाँ चुनाव थे, वहां पे महिलाएं थोड़ा सा, ये राजनीतिक नेटवर्क का जो स्कोप है ना, वहां महिलाओं के लिए खुल गया था। अमूमन जो है महिलाएं घर के बाहर निकलती हैं और पंचायत होती है। अब उन पंचायत में क्या है, राजनीतिक चर्चा बहुत ज्यादा इसमें सुनाई दिया। ये जगह निकल के सामने आया कि महिलाएं जो है, जैसे मान लीजिए उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, या महिलाएं अगर स्वयं चुनाव लड़ रही हैं तब तो महिलाएं काम कर ही रही हैं। अगर महिला के पति चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कर रही थी कि अपना गुट बना ले रही थी महिलाओं का, और महिलाएं घूम घूम के प्रचार कर रही थी। तो ये सब चीजें थोड़ा सा पॉजिटिव भी आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोरोना के केवल नुकसान है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी है। अच्छा, यही पुरुषवादी समाज है, वो महिला आरक्षण जो बिल है, महिला आरक्षण बिल अभी तक लटकाया हुआ है। ठीक है, याद है ना, महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल 2008 अभी तक लटका हुआ है। ठीक है, तो जब सांसद स्तर पे, जब सांसद अगर चुने जाएंगे 33% महिलाएं, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे महिलाओं का वहां पे वोट बढ़ेगा। लेकिन अभी ये महिला आरक्षण बिल ही वहीं वहीं पे अटका हुआ है। ठीक है, तो नीचे तो दे दिया गया 33% रिजर्वेशन, लेकिन ऊपर अभी अटका हुआ है। तो ये भी एक कारण बन जाता है। ठीक है, अब
ऐसा नहीं कि केवल यही सब हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल यही सब हुआ, कुछ अच्छी चीजें भी हुई, ठीक है, लेकिन कुछ उल्लेखनीय प्रभाव भी हुए, ठीक है, उल्लेखनीय प्रभाव, ठीक है। तो एक आध जो है महिला ग्राम प्रधानों का यहाँ पे नाम बता देंगे, जैसे जो ढाणी ढाणी गांव है, हरियाणा का ढाणी गांव, ठीक है, हरियाणा की ढाणी गांव में, ठीक है, एक पिपलांत्री में तो शायद पुरुष थे, एक राजस्थान का पिपलांत्री है, इसमें भी शायद महिला थी, ठीक है, पिपलांत्री, ढाणी गांव, हरियाणा की ढाणी गांव, ढाणी मियाँ ढाणी गांव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि महिलाओं ने जैसे जो महिला प्रधान थी उसने क्या किया, ढाणी मियाँ में एक प्रशिक्षण केंद्र बनवाया, महिलाओं को बुलाती थी गांव की महिलाओं को कि आइए आप लोग यहाँ प्रशिक्षण लीजिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी भेजिए, ठीक है। अब प्रॉपर वहाँ पे मनरेगा में रजिस्ट्रेशन हुआ, खाता वाता खुलवाए गए, ठीक है, तो वो कर सकती हैं। तो उल्लेखनीय प्रभाव में एक पिपलांत्री वगैरह का भी एग्जाम्पल डाल सकती हैं कि पिपलांत्री में भी जो प्रधान थे, प्रधान वहाँ पे जो प्रधान थे उन्होंने क्या किया था कि जो प्रधान थी उन्होंने क्या किया था बेसिकली कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके, जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़की पैदा हुई तो 21 पेड़ और कोई लड़का पैदा हुआ तो 7 पेड़, ठीक है, ताकि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसको उसकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो पेड़ रहेंगे, ठीक है। तो पिपलांत्री और झाड़ी का उदाहरण आप उल्लेखनीय प्रभाव के तौर पे केस स्टडी के तौर पे इसमें लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल यही हुआ, कुछ कुछ फायदे भी हुए, ठीक है। फिर आगे आप बता सकते हैं, यहाँ पे आगे की राह दे सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब पूछा निगेटिव कमेंट कमेंट करना है तब यहाँ पे आप इतना बताए, तब आगे अब क्या किया जाना चाहिए, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, अप्रोच आगे की राह वाला, ठीक है, आगे की राह में बता सकते हैं। आगे की राह क्या हो जाएगी कि एक तो जैसे बिहार में यहाँ पे इस समय बिहार में 50% रिजर्वेशन है, बिहार में 50%, अच्छा एक हरियाणा में भी है शायद, ठीक है, हरियाणा में क्या है मुझे याद आ गया, हरियाणा में अभी है कि विधेयक लाया गया है, हरियाणा में क्या किया गया कि 50-50 का रेशियो रख दिया गया कि आज ये सीट 50% महिला के लिए रिजर्वेशन है, जब महिला हटेगी तभी अगली बार उसमें पुरुष आएगा, फिर अगली बार पुरुष हटेगा फिर उसके लिए महिला को रिजर्व कर दिया जाएगा। तो हरियाणा में 50-50 का आ गया है, बिहार में 50% है, कोई भी रैंडम आरक्षित हो सकती है, ठीक है। तो आगे की राह में तो बिहार हरियाणा की तरह अन्य राज्य के संदर्भ में अपने लिए प्रावधान कर सकते हैं, 33% से बढ़ाकर 50% कर दीजिए, अगर 110वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा तो अच्छी बात, ठीक है। इसके अलावा बताएंगे क्या कि पंचायती राज संस्थानों में आपसी संपर्क का जो सुदृढ़ीकरण है, जो प्रशासन को धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करना, प्रशासन का जो भी ऊपर समस्या बताए सबसे आगे करा में बता देंगे कि प्रशासन का धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय प्रशासन में, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय प्रशासन में, ठीक है, नीति निर्माण, जब जब भी प्रधान चुने जाए या जो महिलाएं या कोई भी, तो जो भी प्रधान चुने जाए उनका 15 दिन का एक सत्र रखा जाए जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं एज अ ग्राम प्रधान, एज अ ब्लॉक प्रमुख, एज अ जिला पंचायत सदस्य, एज अ मेयर, एज अ वार्ड पार्षद, ठीक है, आपके क्या क्या अधिकार हैं, आप उनको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, और साइन वगैरह करने को उनको प्रोत्साहित किया जाए, महिलाओं में शिक्षा का थोड़ा सा जागरूकता के संदर्भ में बात की जाए, ठीक है, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, ठीक है, जो जागरूकता अभियान चला रहा है चुनाव आयोग, तो वो क्यों नहीं इसको निचले स्तर पर लागू किया जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सब थोड़ा सा आगे की राह दे करके, ठीक है, आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अंत में चाहें तो इसको SDG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो कि सभी रूपों में जो लैंगिक असमानता है उसको कम करने की बात करता है, तो इसको आप SDG 5 से जोड़ सकते हैं, ऐसा करके लिखेंगे समग्रता उपरोक्त अगर कदम उठाए जाए तो हम SDG 5 को जो कि सभी रूपों में महिला असमानता को कम करने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो हम लोग जब अधिकार पढ़ रहे थे तो बताया था कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक में अगर किसी एक को लेना रहे तो राजनीतिक का अधिकार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर उन्नयन होगा तो अन्य भी उन्नयन होगा, ठीक है। तो इसको SDG 5 से जोड़ करके उत्तर यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है, ठीक है, ये भी प्रश्न सृजन में पूछा गया था और इस प्रश्न को गलत समझा गया था इसलिए इस प्रश्न को लाया गया, ठीक है। प्रश्न था कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी बाय द पंचायत कैन बी इफेक्टिव provided the challenges before it are addressed effectively, discuss।
यानी कि पंचायतों द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण प्रभावी हो सकता है बशर्ते इसके समक्ष चुनौतियों को प्रभावी तौर पे संबोधित कर दिया जाए। अच्छा, जो ये प्रश्न दिया गया था तो ये जो सार्वजनिक सेवा वितरण है, इसमें केवल सार्वजनिक सेवा वितरण में इसको लोग सार्वजनिक खाद्य वितरण बस समझ रहे थे। ठीक है, ये इस प्रश्न की बहुत बड़ी ड्रॉबैक रही। ठीक है, इसको प्रश्न को सही से समझा ही नहीं गया, जबकि प्रश्न बहुत ही खूबसूरती डिजाइन किया गया था। जिसने भी इस प्रश्न को डिजाइन किया है बहुत ही बुद्धिमान इंसान होगा। ठीक है, अब क्या है, बोल रहा है कि पंचायतों द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण प्रभावी हो सकता है, ठीक है, बशर्ते इसके समक्ष चुनौतियों को प्रभावी तौर पर संबोधित कर लिया जाए। अब इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो सार्वजनिक सेवा वितरण में केवल खाद्य वितरण नहीं आएगा। सार्वजनिक सेवा वितरण में 29 विषय हैं, प्लस राज्यों और केंद्र सरकार को भी पावर है कि वो कुछ और विषय भी यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष जल्दी जल्दी चर्चा कर लेता हूँ, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो भूमिका, ठीक है, भूमिका में क्या है इसमें बता सकते हैं। तो भूमिका में एक तो ये बता सकते हैं कि पंचायतों द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण हेतु जो यहाँ पे पंचायत है तो केवल 73rd का जिक्र करिए, 73rd का जिक्र करिए। और इसमें कौन कौन से विषय हैं, 29 विषय दिए गए हैं, 29 विषय प्लस केंद्र और राज्य इसको अन्य विषय या अन्य काम भी दे सकते हैं, केंद्र और राज्य। ठीक है, 29 विषय तो दिए ही गए। ठीक, तो अब भूमिका में क्या लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो विषय है वो कौन है अनुसूची में है, तो 11th में। ठीक है, इसको तो भूलना ही नहीं। 11वीं अनुसूची है और अनुच्छेद 243 क ख ग ऐसे है तो 243 का ही जिक्र कर लीजिएगा। ठीक है, या मत करिए, ऐसे लिखिएगा कि संविधान द्वारा 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों सहित केंद्र व राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थानों को बनाया गया है या अधिदेशित किया गया है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है क्या भाई, नहीं चल रही, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, तो ये बताएंगे कि 11वीं संविधान द्वारा 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों सहित केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए गए विषयों या दिए गए योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थानों को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये है, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था मैसूर घोषणा पत्र, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, तो मैसूर घोषणा पत्र लिखेंगे, और ये मैसूर घोषणा पत्र इसीलिए था अभी कि किस प्रकार सार्वजनिक सेवा वितरण प्रभावी हो सके। ठीक है, तो लिखेंगे कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मैसूर घोषणा सार्वजनिक सेवा वितरण हेतु मैसूर घोषणा पत्र को अपनाया गया। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक सेवा वितरण के केंद्र के रूप में पंचायतें किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाएंगी, इसके लिए कौन सी घोषणा आई, तो मैसूर घोषणा पत्र। और इस मैसूर घोषणा पत्र में बताया गया कि कैसे पंचायत केंद्र बन सकती है सार्वजनिक सेवा वितरण का। ठीक है, और इसके संदर्भ में भी हम लोगों ने चर्चा की थी क्या, अनुषंगिकता का सिद्धांत। और ये अनुषंगिकता का सिद्धांत कौन सा है, तो ये सेकेंड ARC ने दिया था, सेकेंड ARC। फर्स्ट ARC ने इस पर थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन सेकेंड ARC ने इस पर बहुत ही बृहद चर्चा की। तो इसलिए अनुषंगिकता के सिद्धांत को ही मैसूर घोषणा पत्र में अपनाया गया है। इसमें हम लोगों ने चर्चा भी की थी, जैसे जो पासपोर्ट सेवा डिलीवरी का कार्य है, तो अभी तक क्या होता था कि पासपोर्ट आपको भरना है तो पासपोर्ट ऑफिस ऑनलाइन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, PSK पे जाइए, वहां पे आपका फोटो वेरिफिकेशन ये सब होगा। अनुषंगिकता का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आपको पासपोर्ट भरना है तो जो काम नीचे की संस्था कर पाए पहले वो काम नीचे से जाइए ऊपर। तो पासपोर्ट सेवा का फॉर्म आप भरेंगे पंचायत लेवल पे, वेरिफिकेशन आपका पंचायत का जो ग्राम प्रधान है, पंचायत सचिव है, वो वेरिफिकेशन करेगा, वो वेरिफिकेशन जाएगा आपका पुलिस के पास, पुलिस वेरीफाई करते ही वो फॉर्म उठा करके भेज देगा आपको MEA, और MEA से आपका पासपोर्ट इशू होके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुषंगिकता का सिद्धांत बोलता है नीचे से जाने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप डाल देंगे, इसको अंत में लिखिएगा, जब निष्कर्ष लिखेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब वितरण प्रभावी हो सकता है तो इसके समक्ष चुनौतियों को संबोधित कर लिया जाए, तो जाहिर सी बात है अब बताना पड़ेगा कि प्रभावी कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पहली इसके दो भाग बनेंगे। पहला क्या कि सार्वजनिक सेवा वितरण प्रभावी कैसे। ठीक है, पहला सार्वजनिक सेवा वितरण प्रभावी कैसे, तो इसमें एक आध दो बिंदु लिखेंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा कि एक तो ये प्रत्यक्ष भागीदारी, यहाँ पे जनता क्या है, प्रत्यक्ष तौर पे भागीदार है शासन में, प्रत्यक्ष भागीदारी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष भागीदारी यहाँ पे क्या करता है कि सहभागी शासन को बढ़ावा देता है। ठीक है, सहभागी शासन क्या हो जाएगा, सहभागी शासन तो मांग अनुरूप सेवाएं,
यहाँ पे सहभागी शासन क्या करेगा, मांग अनुरूप सेवाएं देगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेवा वितरण प्रभावी हो जाएगा। यानी कि हमको जैसी मांग है, पासपोर्ट की जरूरत हमको आज है, तो आज ही प्रधान जी से हम साइन करवा के भिजवा देंगे। ठीक है, जाके प्रधान जी से कहेंगे, प्रधान जी साइन करके दो, प्रधान जी साइन करके देंगे। दूसरा चीज क्या है कि प्रधान जी ऊपर से ज्यादा जिम्मेदार होंगे। यानी कि अगर आप कोई पासपोर्ट अधिकारी है या कोई पुलिस वाला आके वेरीफाई कर रहा है, उससे बढ़िया से वेरिफिकेशन आपका प्रधान जी करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष भागीदारी इसको सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ा देगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सामाजिक समावेशन, ये सामाजिक समावेशन करेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो अगर मान लीजिए पासपोर्ट का एग्जांपल मैं लूं, अगर पासपोर्ट बनवाना रहे तो आज के डेट में, मतलब मैं ये आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बिना पैसे दिए आपका पासपोर्ट बन जाए तो अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है, तो बिना पैसे पासपोर्ट बनेगा नहीं। अब जो निचले तबके के लोग होते हैं, उनके दिमाग में पहले से ही ये फिट रहता है कि पैसा, पासपोर्ट बना ले का मतलब पैसा लगभग करें। अब जब पैसा की बात आ जाती है यहाँ पे, तो क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं चलो पैसा है नहीं तो पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं। लेकिन अगर जब नीचे से जाएगा, प्रधान जी को जब वोट लेना रहेगा, ठीक है, प्रत्यक्ष भागीदारी के बाद अगले चुनाव में अगर प्रधान जी कहेंगे पैसा दो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रधान जी को फिर वोट भी तो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ से मतलब पंचायतों के माध्यम से अगर सेवा वितरण करें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, दो चीजें करेगा। एक तो काम ये करेगा कि सामाजिक समावेशन। ठीक है, सामाजिक समावेशन है कि जो कि हाशिए के वर्ग हैं, ठीक है, मान लीजिए टॉयलेट बन रहा है या टॉयलेट बनवाना है, उसमें अगर ये सब किया जाए, ठीक है, तो सामाजिक समावेशन यानी कि हर वर्ग, महिलाएं, वृद्ध, ठीक है, इसका थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ध्यान रख पाया जाएगा ऊपर की अपेक्षा। ठीक है, सामाजिक समावेशन ज्यादा है और इस वजह से भ्रष्टाचार या लीकेज कम हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार या लीकेज कम। ठीक है, अच्छा, ये लीकेज कम होने का मतलब आप लोग बोलेंगे सर सबसे ज्यादा लीकेज तो निचले स्तर पे होता है। बात ये कि भ्रष्टाचार और लीकेज कम कैसे होगा, जब ये सहभागी शासन आएगा। आप खुद से प्रश्न कीजिए कि आप, जैसे मेरा जहां से मैं ये अभी क्लास ले रहा हूँ, ये गांव में आता है। ठीक है, लेकिन आज मतलब 18 18 6 24 लगभग मुझे 18 साल हुए, 7 8 साल हो गया, और मैंने आज तक एक भी जो है ये बैठक में गया नहीं, ग्राम पंचायत की बैठक में। ठीक है, मैं नहीं गया। सोचिए, आप अपने से खुद प्रश्न पूछिए कि आप कितनी बार इस बैठक में गए। तो ये तभी कम होगा कि जब आपको हर बैठक की जानकारी मिले और आप वहां जाएं। ठीक है, तो मैं कुछ तो एक जानकारी कमी होने की वजह से, दूसरा हम लोग का जो प्रधान है वो मतलब ये ऐसी बैठकें आयोजित करवा के जानकारी भी नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये लीकेज भ्रष्टाचार कम करेगा अगर सहभागी शासन रहेगा तो। ठीक है, तो सार्वजनिक सेवा वितरण में लीकेज कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्यक्ष मतदाता भागीदारी। ठीक है, प्रत्यक्ष मतदाता भागीदारी। ठीक है, प्रत्यक्ष मतदाता भागीदारी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्रभावी अनुक्रियाशील होगा। जो प्रशासन होगा वो अनुक्रियाशील होगा। प्रशासन अनुक्रियाशील यानी कि जो काम आप, जैसे मान लीजिए आप पासपोर्ट आपको बनवाना है और आप उससे, पासपोर्ट जो अधिकारी है उससे आपको क्या मतलब है, लेकिन ग्राम पंचायत को आपसे मतलब है, आपको उससे वोट लेना है। ठीक है, तो वो उतना तेजी से काम नहीं करेगा पंचायत अधिकारी, उसको मतलब नहीं है आपका पासपोर्ट बने ना बने, उसको तो एक फिक्स सैलरी मिल रही है। लेकिन ग्राम पंचायत को आपसे मतलब है। ठीक है, तो प्रशासन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुक्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, प्रशासन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुक्रियाशील हो जाएगा। अब बात आती है कि एक आध इसमें क्या नाम है, जो गांधीवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि गांधीवादी दृष्टिकोण, या ऐसे लिख सकते हैं, शासन के गांधीवादी दृष्टिकोण। गांधीवादी दृष्टिकोण में इसको क्या माना गया है, पंचायतों को केंद्र माना गया है। पंचायतों को केंद्र माना गया है, ये भी एक प्रमुख विशेषता हो सकती है जो सेवा वितरण को यहाँ पे प्रभावी बना सकती है। ठीक है, अब कनेक्टिंग लाइन यहाँ पे जोड़िए, सीएल जोड़िए और बताइए क्या कि इसके समक्ष, इसके बाद भी इसके समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। ठीक है, तो क्या चुनौतियां, तो बताएंगे कि नीति आयोग ने भी अपने रिकमेंडेशन में बताया था कि बुनियादी सेवाओं की जो डिलीवरी है, अगर जो सार्वजनिक सेवा वितरण है, अगर पंचायतों के माध्यम से किया जाए, ठीक है, तो एक तरफ जहाँ पे आर्थिक सामाजिक न्याय बढ़ेगा, ठीक है, वहीं हमको एसडीजी का जो स्थानीयकरण है, जैसे नीति आयोग का कहना था कि जो एसडीजी है उसको हम लोग, जो 17 गोल है उनको 169 जो उप गोल है, इसके आधार पर न बांट करके हम इनको
गांव के स्तर पे गांवों के गोल से बात करते हैं, यानी कि एसडीजी का भी स्थानीयकरण कर दिया जाए और उसके लिए हमको बॉटम अप अप्रोच की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच के तहत, बॉटम अप दृष्टिकोण के तहत जो नीति आयोग है उसका ही मानना है कि पंचायत सेवा वितरण के केंद्र हो सकता है बशर्ते निम्न चुनौतियों को दूर कर लिया जाए। ठीक है, तो कौन निम्न चुनौतियां होंगी, कौन निम्न चुनौतियां होंगी? ठीक है, तो एक तो निम्न चुनौतियां भी हुआ था। ठीक है, तो वो निम्न चुनौतियां क्या थी कि एक तो ये है कि सेवा वितरण में प्रभावी वर्ग, ठीक है, जो सेवा वितरण है इसमें प्रभावी वर्ग का हस्तक्षेप, सेवा वितरण में प्रभावी वर्ग का हस्तक्षेप, अगर प्रभावी वर्ग सेवा वितरण मतलब शासन में रहता है, प्रधान प्रभावी वर्ग बन जाता है, तो जाहिर सी बात है वो निचले वर्ग को दबाएगा। तो ठीक है, प्रभावी वितरण का हस्तक्षेप, ठीक है, प्रभावी वितरण का, सेवा वितरण में प्रभावी वर्ग का हस्तक्षेप। ठीक है, इसमें भी महिलाओं, पितृसत्तात्मकता, इसको अंतिम में लिखिएगा लेकिन मैं भूल जाऊंगा इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, पितृसत्तात्मकता। ठीक है, और इसमें बताएंगे क्या कि आधी आबादी की भागीदारी सीमित करता है ये। ठीक है, आधी आबादी, आधी आबादी को सीमित करता है। ठीक है, हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा था, उसमें देखा था ना पितृसत्तात्मकता कैसे काम करती है कि अगर घर में एक महिला है एक पुरुष है, ठीक है, एक महिला एक पुरुष है, मतलब एक बेटी है एक बेटा है। ठीक है, तो बेटे को लोग क्या करेंगे, अगर दूध क्या एक गिलास है और वो एक ही गिलास अवेलेबल है तो आधा आधा इनको नहीं देंगे, बेटे को देंगे बेटी को नहीं देंगे। ठीक है, तो पितृसत्तात्मकता कहीं ना कहीं घर कर ली है। ठीक है, तो सेवा वितरण में एक तो प्रभावी वितरण में हस्तक्षेप कर सकता है प्रभावी वर्ग, दूसरा पितृसत्तात्मकता जो आधी आबादी की प्रभाव को यहाँ पे सीमित करती है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो पंचायतें हैं इनकी वित्तीय निर्भरता किस पे है, ये वित्तीय रूप से सतर्क है नहीं, तो वित्तीय फंड फंक्शन फंक्शनरीज यहाँ पे लिखेंगे 3F की कमी। ठीक है, 3F फंड फंक्शन फंक्शनरीज की कमी। ठीक है, फिर बता सकते हैं कि जो 29 विषय हैं 29 विषयों का भी स्थानांतरण हुआ ही नहीं है पूरा, 29 विषय नहीं मिले हैं। इसके अलावा 29 विषयों को जो है मतलब 29 विषय जो है उनको राज्य जो प्रभावी तौर पर इसको समर्पित नहीं किए हैं। ठीक है, फिर प्रॉक्सी जो यहाँ पे प्रतिष्ठात्मकता में हम लोगों ने पढ़ा था, पंचायत पति का कॉन्सेप्ट, ये भी इसको सीमित करता है। ठीक है, कि महिला पंचायत पति जाके काम करवाएगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और लीकेज को काम देगा। ठीक है, फिर मैंने अभी चर्चा की थी कि पंचायतों की नियमित बैठकें न होना, ठीक है, नियमित बैठकें न होना ये सेवा वितरण को प्रभावित कर सकती हैं, नियमित बैठकें नहीं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सब चीजें आप थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। अच्छा, इसी में केस स्टडी आप इसमें भी इसमें भी एक केस स्टडी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक केस स्टडी बना सकते हैं, केस स्टडी। ठीक है, अच्छा, केस स्टडी बहुत फायदा करता है। ऐसे केस स्टडी कैसे लिखना है, ऐसे गोला बनाना है, मतलब चारों से घेरना है और केस स्टडी लिखना है। तो गेरेथोंग लॉबिंग, ठीक है, गेरेथोंग लॉबिंग, ठीक है, गेरेथोंग लॉबिंग एक गांव है सिक्किम का बेसिकली, और इस गांव में किया क्या गया था कि स्थानीय स्तर पे ये गांव सचिवालय, ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई थी, संयुक्त प्रशासनिक केंद्र की स्थापना की गई थी इस गांव में। ठीक है, संयुक्त प्रशासनिक केंद्र, ग्राम सचिवालय की स्थापना, सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, बहुउद्देशीय सहकारी समिति का प्रयोग के माध्यम से इन्होंने क्या किया था कि जो सेवा वितरण है उसको गांव स्तर पे, ठीक है, यानी कि आपको जैसे राशन कार्ड बनवाना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, आप गांव पे जाइए, गांव का पंचायत का सेक्रेटरी आपको राशन कार्ड बना के देगा। तो गेरेथोंग लॉबिंग का केस स्टडी आप लोग सिक्किम का एक गांव है वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, सिक्किम। ठीक है, beterindia.com आप लोग द beterindia.com पे केस स्टडी वगैरह देख सकते हैं। बेटर इंडिया, beterindia.com पे आप लोग अपनी ये केस स्टडी वगैरह देख सकते हैं। तो इसमें एक केस स्टडी आप डाल दीजिए। ठीक है, तो चुनौतियां बता दी है, ये बता दिया। अब आगे की राह में कुछ, आगे की राह में या निष्कर्ष ऐसा लिखिए। तो निष्कर्ष में बता सकते हैं कि अब इसको प्रभावी करने के लिए एक योजना है, सबकी योजना सबका विकास। ठीक है, सबकी योजना सबका विकास, सबका विकास, सबकी योजना सबका विकास की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, मिशन अंत्योदय की चर्चा कर सकते हैं, ई ग्राम स्वराज की चर्चा कर सकते हैं, ई ग्राम स्वराज। ठीक है, मिशन अंत्योदय, ई ग्राम स्वराज, सबकी योजना सबका विकास, इसकी चर्चा कर सकते हैं। बेसिकली आप इसमें बता सकते हैं कि इसे प्रभावी तौर पर लागू करने हेतु इन सब योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन यहाँ पे आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार
ये वाला भी चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद न्यायपालिका का बच जाता है। ठीक है, न्यायपालिका का बच जाता है, संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं बचती हैं, आपात उपबंध बचते हैं। ठीक है, यानी कि 5, 6, 7 तीन आपके अध्याय और इसमें बच रहे हैं, जो कि आने वाले 3 से 4 क्लासेस में इसको भी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक न्याय और शासन आपका खत्म हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध साथ ही साथ चल रहा है, इसी के साथ ही आपका जीएस पेपर 2 भी 3 से 4 क्लासेस में और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो है 1-2 प्रश्न जो छूट गया आज भी। ठीक है, एक तो उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस मनाए जाने के कौन कौन से लाभ है। ठीक है, तो पहले तो संपूर्ण समाधान दिवस की चर्चा कर लेंगे, जिसको पहले तहसील दिवस कहा जाता था, अब इसको संपूर्ण समाधान दिवस कहा जाता है, जिसमें तहसील स्तर के अधिकारी जो राजस्ववाद प्राय रहते हैं उसके संदर्भ में निर्णय करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि भाई जाहिर सी बात है 4A यहाँ पे लागू कर लिया जाएगा कि वहानिता हो गई। अब मान लीजिए आपको जिला स्तर पे जाना पड़ता है, अब तहसील स्तर पे है उपलब्धता। ठीक है, जागरूकता, तहसील दिवस लग रहा है तो रोज हल्ला हो रहा है कि भाई तहसील दिवस, तहसील दिवस, तो लोग कहीं कहीं वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को पता चला कि अब कोनो दिक्कत होगी तो जाकर तहसील में संपर्क कर लेंगे। ठीक है, तो अधिकारियों में जागरूकता और पारदर्शिता कहीं कहीं बढ़ रही है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हो रही है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और इसमें था कि भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटिश साम्राज्य कई मामलों में एक से हैं तो कई मामलों में अलग भी हैं, विवेचना कीजिए तो किन किन मामलों में एक जैसे हैं, किन किन मामलों में अलग हैं, इनको इसमें यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, बाकी लगभग सब सही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।